हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपनी इस नए क्लास से हम स्टार्ट करने वाले एक रिवीजन सीरीज, जिसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोग कुछ पॉइंट्स जो है वो कवर अप करूंगा, जिससे आपका काफी बेनिफिट होगा। मैं आपको बता देता हूँ इस क्लास के स्टार्ट में ही कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स जो है इस सीरीज में कवर अप करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बता दूं आपको, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत बेसिक थियोरी देख लें। देखिए, सारी थियोरीज एक्सप्लेन करना अभी पॉसिबल नहीं है। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि अगर मैं सारी थियोरी एक्सप्लेन करने जाता हूँ तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी। दूसरी बात, टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। थोड़ी बहुत थियोरीज जो है वो आप कर सकते हो। आपको पता है कि स्टेट में ज्यादा बड़ी थियोरी नहीं आती है। जो बेसिक थियोरीज आते हैं जैसे सेक्शन बी वाला, वो सारा कवर अप करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी का जो थियोरी आता है जैसे गुणधर्म हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो वो आपका पार्ट टू में आता है। तो पार्ट टू का ऑलरेडी मैंने कवर अप करवा दिया यूट्यूब पे, आप वहां पे क्लियरली देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें मैं थियोरीज कवर कर दूंगा बेसिक वाले। ठीक है, जो डेफिनेशंस हो गए हैं, कुछ बातें हो गई जो आपको याद रखना होगा, ये वो हो गया। ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट रहेगा, उसमें मैं आपको फॉर्मूलाज करवा दूंगा। ठीक है, मैं क्या कवर करवा दूंगा? फॉर्मूलाज, यानी जो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं चैप्टर्स के, वो मैं फॉर्मूलाज कवर करवा दूंगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया है। इसके अलावा आपको जो थर्ड पॉइंट होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, राइट, ये मैं करवा दूंगा। और फोर्थ में जो है, वो आपको मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जिस पीडीएफ में आपका पूरा फॉर्मूला लिखा होगा, प्लस आपका पूरा सेक्शन बी का थ्योरी लिखा होगा। यानी ये चार चीजें आपको इस सीरीज में मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये चार चीजें आप इस सीरीज से एंजॉय कर सकते हो। अपना जो एग्जाम है उसको 100% बना सकते हो, और आपका टाइम टेबल बहुत जल्दी आ जाने वाला है। आपको पता है कि यहाँ से लड़ाई जो है वो फुल एंड फाइनल वाली है। तो कोशिश करना कि इसको अच्छे से कवर अप करो, बढ़िया से पढ़ लो, और एग्जाम के टाइम पे आप इसका अच्छे से रिवीजन भी कर लेना। पीडीएफ आपके पास रहेगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं बाकी चीजें। और जिन लोगों ने प्ले स्टोर पे डाउनलोड नहीं किया, वो लोग जा सकते हैं, वहां पे देखेंगे तो ऐसा लोगो दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है अमित कुमार तिवारी। और एक यहाँ पे स्लोगन है, एजुकेशन इज एन एंड एसेट ऑफ अ लाइफ। एंडलेस एसेट होगा, यहाँ पे एंडलेस जो है वो थोड़ा सा कवर हो गया है, हैंड लिख दिया हुआ है। जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एजुकेशन इज एन एंडलेस एसेट ऑफ अ लाइफ। इसका रखने का कुछ मकसद है, वो ये है, हम सब जानते हैं। देखो, सब कुछ खत्म हो सकता है लेकिन जब तक हम हैं तब तक हमारी कोई एजुकेशन छीन नहीं सकता। कहते हैं ना कि आपसे आपका सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन नहीं छीना जा सकता है। बस यही वजह है, यही मेरा टारगेट है कि आपको ये प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये रहा, बाकी मेरी इंफॉर्मेशन है। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। मेरी ग्रेजुएशन या डिग्रीज की मैं बात करूँ, तो बीकॉम है, एमकॉम है, नेट है, 2 टाइम मैं जीसेट क्वालिफाइड हूँ, साथ ही साथ मैंने बीएड भी किया हुआ है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। आप डाउनलोड ऐप किए हो तो अच्छी बात है, नहीं हो किए हो तो कर लेना। और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अच्छी अच्छी बातें बताते रहता हूँ। क्या क्या है, तो उसमें 2 चैनल है, एक अमित कुमार तिवारी है जो इंग्लिश मीडियम से है, फिर एक अमित कुमार तिवारी है जो हिंदी मीडियम का है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर है, वो है हमारा सूचकांक का। तो मैं यहाँ पे ये बातें शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ आप बुक में अंडरलाइन कर लेना, या लिखना हो तो आप इनको लिख सकते हो। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है हमारा पहला पॉइंट है, सूचकांक की परिभाषा। ये वन ऑफ द इजीएस्ट पॉइंट है, इजीएस्ट चीज है, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है कि सूचकांक अर्थात क्या। अगर आपसे कोई पूछता है सूचकांक अर्थात क्या, आप ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हो, जैसा मैंने कहा ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं आपको इसमें स्पीड में चीजें करवाऊंगा। कोई अगर पूछता है सूचकांक अर्थात क्या, तो आप उससे बता देते हो फटाफट, आई इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। यही बताते हो कि नहीं? कोई भी अगर आपसे पूछता है कि सूचकांक अर्थात क्या, तो आप फटाफट डेफिनेशन ये वाला बता देते हो कि आई इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P0। तो यही आपको याद रखना है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अब बोलोगे सर ये तो आपने हमें फॉर्मूला बताया है, सर परिभाषा क्या है? तो इसी फॉर्मूले में परिभाषा भी छुपा हुआ है। कैसे, वो थोड़ा आप देखोगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे फॉर्मूला को, तो लिखा हुआ किसी भी वस्तु से संकलित। ध्यान से सुनना कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी वस्तु का ही कंपैरिजन करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी चीज का कंपैरिजन करने लगेंगे, राइट? तो पहली बात याद रखनी, किसी भी वस्तु, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद लिखा है कि संकलित चल राशि के दिए। तो संकलित चल राशि, तो P1 हमारा क्या है? चल राशि है। तो संकलित चल राशि के दिए समय के मूल्य में, ठीक है, क्या बोला है? चल राशि के दिए समय के मूल्य में किसी निश्चित, जिसको हम क्या बोलते हैं? आधार, समय के। अब बोलोगे सर आधार क्या है हमारा? तो ये रहा हमारा P0 आधार।
ये हो गया हमारा चल राशि, ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, तो क्या बोला है, चल राशि के दिए समय के, ध्यान से सुनना, चल राशि के दिए समय के मूल्य में, इतना अलग कर दो, चल राशि के, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर देता हूं, चल राशि के दिए समय के मूल्य में, पहली बात हो गई। दूसरा, किसी निश्चित समय के, ध्यान से सुना, किसी निश्चित समय के, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधार वर्ष बोलते हैं, किसी निश्चित समय के उसके मूल्य के सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को, अभी प्रतिशत वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सूचकांक कहते हैं या निर्देशांक कहा जाता है। क्लियर है, तो ये आपका फर्स्ट परिभाषा हो गया जो आपको याद रखना है। इजी है, सिंपल है, जैसा मैंने कहा वैसे ही याद रखो कि एक वस्तु होगा, उसका चल राशि होगा और एक निश्चित समय होगा, इन दोनों के सापेक्ष में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अर्थात सूचकांक, प्रतिशत परिवर्तन, ये रहा चल राशि, ये रहा आधार वर्ष, यानी किसी निश्चित समय और प्रतिशत परिवर्तन दर्शा रहे हो तो हो गया सूचकांक। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सूचकांक के लक्षण। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, सूचकांक के लक्षण। तो लक्षण में आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। नंबर एक पॉइंट याद रखना है कि यह क्या है, सापेक्ष माप है। ध्यान से सुनना, नंबर एक, सूचकांक यह एक सापेक्ष नाप है। दूसरा, सूचकांक जो है वो इकाई से मुक्त है। देखो मैंने 2 पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि आपको याद रखना है ये 2 पॉइंट कवर हो जाएगा, एक ये और ये की दूसरा। क्यों इकाई मुक्त है, आप जितने भी सवाल किए होंगे आपको ये बात पता है कि उसमें हम कोई इकाई नहीं लिखते। जैसे I इज इक्वल टू, अगर हमारा 141.45 आया है तो इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, हम कभी ऐसा नहीं लिखते 141.5 रुपीज या 141.5 किलोग्राम, ऐसा हम नहीं लिखते, हम डायरेक्टली 141.45 लिख के छोड़ देते हैं। इसीलिए ये क्या है, इकाई मुक्त है। सापेक्ष का मतलब होता है ये जो कंपेरिजन करते हैं उसको हम बोलते हैं सापेक्ष। ठीक है, दूसरा, अलग अलग इकाई वाली चल राशि के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को सूचकांक द्वारा तुलना किया जा सकता है। तो ये बात हम देखे हैं, पढ़े हैं कि भाई हम तुलना भी आसानी से कर सकते हैं और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, तुलनात्मक नाप है। तो याद रखना है, अलग अलग इकाई होती है, उनके परिवर्तनों को हम क्या कर सकते हैं, तुलना किया जा सकता है। किसके द्वारा, सूचकांक के द्वारा। तो इसको याद रखना है, सूचकांक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, तुलनात्मक नाप है। ये हो गया आपका तीसरा मुद्दा। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है कि सूचकांक प्रतिशतता परिवर्तन प्रदर्शित करता एक सापेक्ष नाप है। तो परिभाषा में ही ये बात बोला है कि ये क्या है, प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रतिशत परिवर्तन। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि प्रतिशत प्रदर्शित करता एक सापेक्ष माप है। तो याद रखना प्रतिशत परिवर्तन। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा, सूचकांक एक विशिष्ट औसत है, अतः वह औसत के सभी लक्षणों को धारण करता है। अभी इसमें फॉर्मूलाज में दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें हम औसत भी निकालते हैं और यही वजह कि इसमें सभी लक्षणों को धारण करता है, तो ये अच्छा भी है। नंबर पांचवा और आखिरी, सूचकांक से दो भिन्न भिन्न समय की परिस्थितियों के अनुपात द्वारा मानक समय के साथ तुलना की जा सकती है। तो याद रखना है कि भिन्न भिन्न समय की परिस्थितियों की भी हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके 5 पॉइंट, लेकिन मैंने कितने करवा दिए, 6 करवा दिए। तो आप इस तरीके से इसमें 6 पॉइंट्स याद रख सकते हो। तो ये था आपका दूसरा थियोरी पोर्शन। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो इसमें एक पॉइंट और आएगा, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये रहा, आपको याद रखना है कि सूचकांक को क्या कहा जाता है, देश के अर्थतंत्र का बैरोमीटर भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, सूचकांक को देश के अर्थतंत्र का बैरोमीटर। सवाल यह है कि सूचकांक को देश के अर्थतंत्र का बैरोमीटर क्यों कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं बैरोमीटर का मतलब है एक मापक यंत्र। जैसे जिस प्रकार बैरोमीटर मौसम, हवा के दबाव, आंधी, वर्षा, इन सभी को मापता है, उसी तरीके से देश की समग्र आर्थिक प्रवृत्तियां, व्यापारिक, सामाजिक प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों को मापना, उनका तुलना करना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सूचकांक यूज करते हैं। और यही वजह है कि सूचकांक को अर्थतंत्र का क्या बोला गया है, बैरोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। इसी के आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो अगला आता है आधार वर्ष। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधार वर्ष अर्थात क्या। तो आधार का मतलब एक निश्चित समय होता है, याद रखना है। आधार वर्ष का मतलब क्या होता है, एक निश्चित समय। तो परिभाषा इसकी क्या है कि सूचकांक की रचना में हम देखें कि जब हम सूचकांक कैलकुलेट करते हैं तो उसकी रचना में किसी चल के, ध्यान से सुनना, किसी चल के वर्तमान समय की मूल्य यानी जो चालू वर्ष है उसको हम किसी निश्चित समय के, ठीक है क्या, किसी निश्चित समय के मूल्य के साथ हमें क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो जो ये निश्चित समय है, इसी निश्चित समय को हम क्या कहते हैं, आधार वर्ष कहते हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ एक बात याद रखनी है, निश्चित समय। तो निश्चित समय ही क्या हो जाता है, हमारा आधार वर्ष हो जाता है। ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमारा आधार वर्ष कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सेकंड पैराग्राफ है, उस पर देखना होगा कि आधार वर्ष कैसा होना चाहिए। तो याद रखना है कि आधार वर्ष जो है किसी भी समय की अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं
युद्ध, बलवा, हुल्लड़ यानी दंगा जो होता रहता है, हड़ताल, आंदोलन जैसी असामान्य, इस वर्ड को याद रखना है, असामान्य मानव सृजित घटनाएं जैसे राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक उथल पुथल या अन्य आकस्मिक घटनाओं से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। तदुपरांत आधार वर्ष भूतकाल का वर्ष, दीर्घ भूतकाल का वर्ष नहीं हो सकता है। मतलब जैसे कि अगर हमें 2023 की तुलना करनी है, जैसे तुम आपने देखा होगा वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है ना, तो जब देखो भेड़िया अपने जमाने की बात करने लगता है, तो मैं 2023 में होके मैं अपने जमाने की बात नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो है वो बहुत अल्पकाल का ही होना चाहिए, तभी हम अच्छे से तुलना कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आधार वर्ष कैसा होना चाहिए, तो आधार वर्ष असामान्य नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अब पूछोगे सर असामान्य क्या होता है या सामान्य वर्ष होना चाहिए, ये बड़ी याद रखना है। कैसा होना चाहिए? सामान्य वर्ष होना चाहिए, जो यहाँ पे है आपका अंडरलाइन है कि प्रामाण या सॉरी प्रामाण या सामान्य वर्ष होना चाहिए। अब सामान्य का मतलब तो नहीं लिखा, लेकिन कि कैसा नहीं होना चाहिए वो जरूर बता दिया है कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको याद होगा लॉकडाउन आया था 2022 में, सॉरी लॉकडाउन बोल रहा हूँ, कोरोना आया था 2022 में, और जो सिचुएशन थी 2020 से सॉरी शुरू हुआ था। देखो यार कितना खतरनाक सिचुएशन के दिमाग से निकल गया कि 2 साल कोरोना था। तो बात करते हैं 2020 में और 21 में कोरोना का जो प्रकोप था। अगर मैं उस वर्ष को ले लेता हूँ किसी भी बात की गणना करने के लिए, तो आपको पता है उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो अगर उस समय से तुलना करूंगा तो अब तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा ना, सब कुछ बढ़िया ही दिखेगा, इसलिए वैसा वर्ष नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? तो ये रहा आपका एक और। इसके अलावा एक और क्वेश्चन याद रखना है आपको कि आधार वर्ष का चयन की कितनी विधियां, तो 2 विधियां हैं, एक अचल आधार की विधि और एक परंपरित आधार की विधि। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका बेसिक थ्योरी। अब मैं थोड़ा आपको फॉर्मुलाज दिखा देता हूँ, फिर जैसे जैसे होगा मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाता जाऊंगा, मतलब आपको और भी पॉइंट्स बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं फॉर्मुलाज आपको दिखाता हूँ। तो बात करते हैं अगर फॉर्मुलाज की, तो जिसमें आपका PQ01 बेसिक वो है। अब पूछोगे सर पी क्या होता है, तो याद रखना है पी का मतलब होता है प्राइस, जिसको हम बोलते हैं कीमत। ध्यान से सुनना, पी का मतलब क्या होता है, प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली कीमत। और क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं मात्रा। ये याद रखना है। जीरो, जीरो जो है बेसिकली वो गत वर्ष दर्शाता है, और जो वन है वो क्या दर्शाता है, चालू वर्ष दर्शाता है। क्लियर है इतना? ये अभी मैं बेसिक बता रहा हूं। उसके बाद आई का मतलब होता है सूचकांक, आई क्या दर्शाता है, सूचकांक। और आईपी, ये आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा आईपी, यानी जिसको हम बोलते हैं पाश्चय का निर्देशांक। पी मतलब पाश्चय, एफ मतलब फिशर, और एल मतलब लास्पियर। तो याद रखना है 3 निर्देशांक हमें पढ़ने होते हैं, लास्पियर, पाश्चय और फिशर का। ठीक है? अब सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है आपका वो है सूचकांक का। तो सूचकांक का परिभाषा मैंने समझा तो उसी टाइम मैंने उसके ऊपर फॉर्मूला लिख दिया था। क्या लिखा था? P1 बटे में P0 गुणे 100, यानी चालू वर्ष का मूल्य बटे में गत वर्ष का मूल्य गुणे 100। तो ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि चालू वर्ष का ये बटे में गत वर्ष का। ठीक है? फिर बात करते हैं अचल आधार की विधि। अब अचल आधार की विधि जो होता है उसमें देखो वर्ड में क्या लिखा हुआ, अचल। अचल का मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये चलता नहीं है, रुक जाता है। अचल, चल मतलब चलना, और अचल मतलब एक जगह रुका रहना। अब जब एक जगह रुका रहता है तो इसमें क्या होता है वो समझो। इसका फॉर्मूला होता है कि चालू वर्ष का चल मूल्य बटे में आधार वर्ष का चल मूल्य। अब आधार वर्ष का मतलब क्या होता है, हम जिस वर्ष को आधार मानते हैं वो, यानी जिस वर्ष को आधार माना हो। हम क्या करते हैं बेसिकली, जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हम किसी न किसी वर्ष को हम क्या कर लेते हैं, आधार मान लेते हैं, और उसी के आधार पे हम क्या करते हैं, सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है? ये याद रखना है। अब बात करते हैं परंपरित आधार का। तो परंपरित में क्या होता है, बदलता रहता है, याद रखना है। इसमें स्थिर रहता है, मैं से वर्ड लिख देता हूं। इसमें याद रखना है कि जो हमारा आधार वर्ष रहता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है? और इसमें जो आधार वर्ष होता है वो क्या होता है, बदलता रहता है। याद रखना है आधार वर्ष इसमें क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है?